हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर किया जा रहा है, जो कि जून 2024 का है। इसमें अभी तक इसके 2 लेक्चर कंप्लीट किए जा चुके हैं, जिसमें आपका लेक्चर पहला जो था वह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के संदर्भ में था, और दूसरा वाला जो लेक्चर था वह आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड था। आज का जो हमारा टॉपिक आता है वह आता है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमारा टॉपिक है, तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो आज जो हमारा टॉपिक कंप्लीट कराएंगे तो इसमें आएगा जैसे कि आपका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार संबंधी मानदंडों के बारे में। फिर बाद में इसके बाद जो भी उसके जो मेजर टॉपिक है इन सबके टॉपिक को एक एक करके अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो भी इसके टॉपिक है इन सबको कवर किया जाएगा। तो अभी आपका ये जो सीक्वेंस इस तरीके से फॉलो किया गया था, तो उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट और सेकंड तो कंप्लीट हो गया है। अब सीक्वेंस क्या रहता है कि जैसे जब मैं मैगजीन को कवर कराती हूँ आपका, तो पहले आपको जो आपका टारगेट रहता है उसकी रूपरेखा को बता दिया जाता है कि इसमें जैसे कि आपका जो मैगजीन है तो इसके अंतर्गत जैसे बात की जाए तो ये आपका जैसे अर्थव्यवस्था में आपका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उधार संबंधी मानदंडों में संशोधन, फिर इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, विश्व में कार्यबल संबंधी कमियों से निपटना, भारत का व्यापार घाटा, कृषि विस्तार प्रणाली, तकनीकी वस्त, भारतीय रेलवे सुरक्षा के बारे में। फिर आता है आपका इसके अंतर्गत भारत में अब तटीय खनिज, फिर संबंधित इसकी संक्षिप्त सुर्खियां आती हैं, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत का आउटलुक स्टेबल से पॉजिटिव की ओर, फिर स्टेबल से पॉजिटिव की ओर, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, बढ़ते सार्वजनिक ऋण पर अंकटाट की जो रिपोर्ट आई हुई है उसके बारे में, विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य जो कि मई 2024 का अपडेट है उसके बारे में। फिर इसके बाद आता है आपका प्रेस्टन वर्क, भारतीय रिजर्व बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ उसके बारे में, एसबीआई ने कई पहले लॉन्च की हैं इसके बारे में। फिर आपका परिवर्तनीय रेपो दर के बारे में, सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, पंप एंड डंप स्कीम, सेबी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विनिमय 2024 में संशोधन किया है उसके बारे में। फिर समाशोधन निगम, डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या है, फिर आपका फ्रंट रनिंग, फिर विश्व मात्स्य की और जलीय कृषि स्थिति जो 2024 की है उसके बारे में। फिर बाद में आपका आईईआर ने भारत में फसल कटाई के बाद नुकसान पर पॉलिसी ब्रीफ जारी किया हुआ है इसके बारे में। फिर इसके बाद आता है कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक। तो इस तरीके से आपका ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ये आपकी मेजर टॉपिक है, तो इन टॉपिक को आपका एक एक करके कंप्लीट किया जाएगा। अभी तक आपके जो टॉपिक थे उनको आपका मतलब 2 टॉपिक कंप्लीट है। अब आपका एक एक कर से देखा जाए तो आपके सीक्वेंस वाइज प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो ये अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमारा पहला आज का टॉपिक आता है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी मानदंड में संशोधन के बारे में। तो आप जब किसी टॉपिक को पढ़ा जाता है तो उसके पहले का टॉपिक आता है कि आपको मतलब कि उसकी एक रूपरेखा पता होना चाहिए। अब रूपरेखा पता होना चाहिए तो इसमें मानदंड क्या होते हैं, जैसे इसमें जो टॉपिक दिया गया है तो इसमें मानदंड से रिलेटेड आपके टॉपिक दिए गए। तो सबसे पहले तो आता है कि आखिर सुर्खियों में क्यों है? तो सुर्खियों के में क्यों है उसके संदर्भ में बात की जाए तो सुर्खियों में क्यों है, तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग संबंधी दिशा निर्देश में संशोधन किया है। तो किसने किया है? आपका प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग होती है उसमें हाल ही में संशोधन किया गया है, और जिसका उद्देश्य क्या है, उन जिलों में लघु ऋण यानी कि कम राशि वाले ऋण को बढ़ावा देना है जहां आर्थिक स्थिति कमजोर है और लोगों को औसतन कम ऋण मिलता है। तो इसके संदर्भ में तो ये अभी हाल ही में संशोधन किया गया। संशोधित जो मानदंड है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये मानदंड कौन कौन से है, आखिर इसमें जो कौन कौन से में संशोधन किया गया। फिर ये देखेंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता के साथ साथ ये देखते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत आते कौन कौन से सेक्टर आते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में देखा जाएगा। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के संबंधित संशोधन मानदंड के बारे में बात की जाए तो इसमें पहला आता है आपका इंटेंसिव फ्रेमवर्क, जिसमें कम ऋण प्राप्त करने वाले जिलों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 से लागू होने वाले इंटेंसिव फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी, जिसमें जिन जिलों में ऋण वितरण कम है यानी कि प्रति व्यक्ति जो आपका 9,000 रुपए से कम है, वहां पीएसएल संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को अधिक भारांश जो कि 125% दिया जाएगा। फिर दूसरा आता है डी इंसेंटिव फ्रेमवर्क, जो कि पहले से ही अधिक ऋण प्राप्त करने वाले जिलों में कितना था, प्रति व्यक्ति आपका 42,000 रुपए से अधिक है, इसमें पीएसएल संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को कम भारांश 90% दिया जाएगा। फिर आते हैं अन्य जिले के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें कम ऋण प्राप्त करने वाले कुछ जिलों में उच्च ऋण प्राप्त करने वाले जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में भारांश 100% के मौजूदा स्तर पर रहेगा, तो इसके संदर्भ में आता है।
और एमएसएमई ऋण के बारे में कि एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण पीएसएल श्रेणी में आएंगे। तो इस तरीके से आपका ये सुर्खियों में क्यों है इसके संदर्भ में आता है। अब आता है, आप जान लेते हैं कि इसके क्या मानदंड है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार या पीएसएल के लिए जो नए मानदंड की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, जो कि इसमें संशोधन किए गए। तो इसमें पहला तो आपका उभर कर आता है कि इसमें आता है कि आपका ऋण पोर्टफोलियो या ऋण वितरण के मामले में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के संदर्भ में ये प्रक्रिया की गई कि आपका ऋण पोर्टफोलियो और क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, तो इसके कारण इसकी आवश्यकता पड़ी। दूसरा आता है कि एमएसएमई क्षेत्रक में ऋण प्रवाह की कमी को दूर करने के लिए हुआ। फिर तीसरा आपका क्षेत्रक आता है कि विनिर्माण उद्योगों तथा वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसके संदर्भ में इसकी आवश्यकता पड़ी। तो ये आपके 3 सेक्टर हैं जिसमें इन मानदंडों की आखिर आवश्यकता पड़ी, जिसके अंतर्गत ये आपके आते हैं। अब जानते हैं कि आखिर ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक जो उधार है वो आखिर होते क्या हैं, तो इसके संदर्भ में बात कर लेते हैं। ये जो क्षेत्रक होते हैं, वह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक का आशय जो होता है उन क्षेत्रों से है जिन्हें सरकार और आरबीआई देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। जो मतलब कि एक सीधे भाषा में समझा जाए तो ये होता है कि जो सरकार और आरबीआई देश के विकास के लिए जिसे महत्वपूर्ण मानते हैं वह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक होते हैं, और उनके लिए बैंक ऋण के मामले में अन्य क्षेत्रों की तुलना में इन क्षेत्रों की प्राथमिकता दी जाती है। अब इसके उद्देश्य के बारे में देखा जाए तो इसका उद्देश्य किस किस क्षेत्र में है। इसका उद्देश्य पहला तो आता है आपका कि समाज के कमजोर वर्गों और अल्प विकसित क्षेत्रों के ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना। फिर दूसरा आता है कि बैंक ऋण के एक हिस्से को उन निर्धारित क्षेत्रकों उप क्षेत्रकों को देना जो आबादी के बड़े हिस्सों को प्रभावित करते हैं और अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण होते हैं। तो मतलब कि ये ज्यादातर जो अल्प विकसित क्षेत्र है वहां पर ऋण उपलब्ध कराना, जो कि समाज के कमजोर वर्ग के यानी कि समाज का कमजोर वर्ग हो गया और अल्प विकसित जो क्षेत्र है वहां पर ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें बैंक ऋणों के एक हिस्से के रूप में उन निर्धारित क्षेत्र को उप क्षेत्रकों को देना जो आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित करते हैं और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों की जो अवधारणा को है वह 1972 में ली गई थी, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो इसके क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता को आसान बनाया गया और जो ऋण लेने के लिए पात्र होते हुए भी औपचारिक वित्तीय संस्थानों में ऋण नहीं ले पाते थे, तो इसके संदर्भ में ये आपकी एक पूरी एक रूपरेखा दे दी गई। तो आपने पहले तो ये जाना कि इसमें आपका संशोधन के संदर्भ में कि क्या संशोधन किया गया, किस क्या रीजन था कि किस कारण से संशोधन किया गया, इसके बारे में जाना। और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बारे में जान लिया कि इसका क्या उद्देश्य है और ये कब से शुरू किया गया है। आपका औपचारिक रूप से 1972 से शुरू किया गया। अब आता है कि इसमें क्षेत्रक में कुछ अलग-अलग समितियां होती हैं, इन समितियों के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि आपका एग्जाम में समितियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी समिति किसके से जुड़ी हुई है और इसके संदर्भ में कौन-कौन सी समितियां आती हैं। तो इसमें पहली तो समिति आती है आपकी गाडगिल समिति, जो कि 1959 में आई। 1959 में गाडगिल समिति आई, जिसके अंतर्गत इसमें क्षेत्रीय अप्रोच जो कि एरिया अप्रोच अपनाने की सिफारिश की हुई थी, जिसमें लीड बैंक योजना आरंभ की गई थी। तो जो लीड बैंक योजना है वो किस समिति के अप्रोच पर आई थी, वह गाडगिल समिति के संदर्भ में आई थी जो 1969 में आई थी, जिसमें क्षेत्रीय अप्रोच अपनाने की सिफारिश की गई थी। फिर आती है घोष समिति। घोष समिति आती है आपकी 1982 में, जिसके अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की श्रेणियों में संशोधन किया गया। तो इसके अंतर्गत एक दूसरी 2 श्रेणियां आई। अब आते हैं कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन सी श्रेणियां हैं। तो श्रेणियों के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें एक तो आता है आपका कृषि क्षेत्र, ये आपका कृषि क्षेत्र हो गया। फिर आता है आपका सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र आ गया। फिर निर्यात संबंधी ऋण, फिर शिक्षा, आवासन, असामाजिक अवसंरचना, नवीनीकरण ऊर्जा और अन्य इसके अंतर्गत आती है। तो ये पीएसएल के अंतर्गत ये आपकी अन्य श्रेणियां हैं। तो ये विभिन्न श्रेणियां आपकी पीएसएल के अंतर्गत आती हैं। अब आता है कि कमजोर वर्गों की श्रेणी वाले सेक्शन में अतिरिक्त उपलक्ष्य शामिल किए गए हैं, जैसे कि कृषि श्रेणी में लघु और सीमांत किसान का होना। पीएसएल के तहत आपके कमजोर वर्गों में आते हैं जैसे कि लघु और सीमांत किसान जो है वह विभेदक ब्याज दर योजना और एनआरएलएम एनयूएलएम सिक्वेंसिंग मैनुअल सिक्वेंसिंग के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना के लाभार्थी होना। फिर गैर संस्थागत ऋणों के लिए आपका ऋण किसान में दिव्यांगजन, कारीगर, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के लिए महिलाएं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आपका भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय, स्वयं सहायता समूह के लिए किसानों के अलावा अन्य संकटग्रस्त व्यक्ति आते हैं। अब आता है कि विभिन्न प्रकार के बैंकों के लिए पीएसएल हेतु लक्ष्य और उपलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें श्रेणियां आती है आपके घरेलू वाणिज्यिक बैंक,
और 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक, और इसमें आते हैं आपके 20 से कम शाखाओं वाले बैंक आते हैं। फिर आते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसके बाद आते हैं आपके लघु वित्त बैंक। तो सबसे पहले बात करते हैं घरेलू वाणिज्यिक बैंक और 20 से अधिक शाखाओं वाले बैंकों में समग्र प्राथमिकता क्षेत्र के बारे में। जो समग्र प्राथमिकता क्षेत्रक है वह एडजस्टमेंट नेट बैंकिंग क्रेडिट या क्रेडिट इक्विलिटी ऑफ बैलेंस सेट एक्सपोजर का 40% होता है, जो भी अधिक हो। और इसमें जो 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक है वहां पर घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के समान है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आपका एएनबीसी और सीईओबीई का 75% होता है, जिसमें एएनबीसी तथा सीईओबीई का 75% इसमें लघु वित्त के संदर्भ में आता है। अब आपका दूसरा श्रेणी आती है इस कृषि क्षेत्र के बारे में। तो कृषि क्षेत्र के संदर्भ में बात करते हैं, इसमें आती है आपकी एएनबीसी या सीयूबी का 18% जो भी अधिक हो, और लघु ऋण में इस ऋण में लघु एवं सीमांत किसानों को 10% देना होता है। और इसमें जो 20 से कम शाखाओं में विदेशी बैंक देखा जाए तो इसमें लागू नहीं होता, इसमें घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के समान होता है, या घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के इसमें समान होता है। तो कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो इसमें आपका जो 20 से अधिक यानी कि घरेलू वाणिज्यिक बैंक और 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक है, इसमें कृषि क्षेत्र जो है वह आपका इसमें आता है कृषि क्षेत्र इसमें 18% लागू होगा, जो कि लघु एवं सीमांत किसानों को 10% देना होगा। और इसमें 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक पे आपका लागू नहीं होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आपका घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के समान होगा, और इसके अंतर्गत जो लघु वित्त बैंक जो होता है उसमें भी घरेलू वाणिज्यिक बैंक के समान होगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलेगी। अब आता है इसके सूक्ष्म लघु बैंक के संदर्भ में भी देख लेते हैं। तो इसमें आता है कि आपका एएनबीसी या सीईओबी का 7.5% जो भी अधिक हो इसमें लागू नहीं होगा। घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के समान होगा, इसमें घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के समान। कमजोर वर्गों की अग्रिम सहायता के लिए इसमें एएनबीसी या सीईओबी का 12% होता है, जो कि लागू नहीं है। और इसमें एएनबीसी या सीईओबी का 15% होता है, जो कि घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के समान होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि इसमें नोट दिया गया है कि ये जो डेटा दिया गया है इसके दिशा निर्देश प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू होते हैं। अब आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो पीएसएल का सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं और इसकी समस्याएं क्या। तो सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें सबसे पहले आता है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन में पीएसएल जो है वह मानदंड यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लघु एवं सीमांत किसान, महिलाएं, कमजोर वर्ग जैसे कि समुदायों को भी ऋण लाभ मिले। कृषि एवं समर्थन के अंतर्गत आता है कि इसमें अन्य श्रेणियों के साथ साथ वाणिज्यिक बैंकों हेतु पीएसएल दिशा निर्देश के कारण कृषि क्षेत्र में अनिवार्य 18% ऋण देने के प्रावधान दर्ज करने के चलते कृषि ऋण में 2000 से 2020 तक 19.81% का सीएजीआर दर्ज किया गया। एमएसएमई को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें पीएसएल के तहत एमएसएमई के लिए ऋण प्राप्त कराना आसान हो गया है, जिसके चलते रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है। आय वृद्धि के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आंध्र प्रदेश में की गई एक केस स्टडी से यह बात सामने आई है कि लाभार्थियों की आय में वृद्धि देखने को मिली है। अब आता है कि जैसे आपका ये एएनबीसी जो आया हुआ है एडजस्टमेंट बैंक नेट बैंकिंग बैंक क्रेडिट, तो इसके संदर्भ में ये आता है कि आखिर इस शब्दावली के बारे में कि ये शब्दावली क्या होगी। तो इस शब्दावली के संदर्भ में बात की जाए तो यह जो निबल बैंक ऋण के साथ साथ परिपक्वता अवधि धारित जिसमें श्रेणी में रखे गए हैं, जो कि गैर एसएलआर या सामुदायिक तरलता अनुपात में बॉन्ड में बैंकों द्वारा दिए गए निवेश को दर्शाता है। तो ये एडजस्टमेंट नेट बैंकिंग क्रेडिट के संदर्भ में ये आपका आता है, जो एक शब्दावली है जो आपका बार बार इसमें प्रोनाउंसिएशन किया गया है। तो आपको समझ लेना है कि ये ऐसी बैंक ऋण के साथ साथ परिपक्वता अवधि तक धारित श्रेणी में रखे गए गैर एसएलआर बॉन्ड में बैंकों द्वारा दिए गए निवेश को दर्शाते हैं। जान लेते हैं कि इसमें के अंतर्गत जो पीएसएल से जुड़ी समस्याओं के बारे में। तो पीएसएल से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में आता है इसमें गैर निष्पादित परिसंपत्तियां सबसे पहले, जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में बकाया ऋण की वजह से बैंकों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और कुछ अध्ययनों से पता चला है कि प्राथमिकता प्राप्त ऋण के चलते अधिक एनपीए बना है और एनपीए में बट्टे खाते में डाला गया। लागत में वृद्धि होना कि पीएसएल संबंधी शर्तों के पालन की वजह से बैंकों की प्रशासनिक और लेन देन लागत में वृद्धि हुई है। और पीएसएल से जुड़ी अन्य समस्याओं के संदर्भ में देखा जाए तो बैंकों की जो लाभप्रदता कम हुई है और बैंकों के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा हुआ है। पीएसएल सर्टिफिकेट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि यह सर्टिफिकेट जो है वह बैंकों को दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र होता है, जो यह दर्शाता है कि ऐसे सर्टिफिकेट वाले बैंकों ने आरबीआई द्वारा निर्धारित पीएसएल लक्ष्य को पूरा कर लिया है। जो बैंक अपना पीएसएल लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं वे दूसरे बैंक से इन
इन्वेस्टमेंट को खरीद कर अपने पीएसएल लक्ष्यों को और उप लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में ये आपका पीएसएल सर्टिफिकेट आता है। अब इसमें आगे की राह में देखा जाए तो इसमें आता है सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को मजबूत करना और लघु वित्त बैंक खोलने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर आता है कि आपका प्रौद्योगिकी का उपयोग होना। तीसरा आता है कि मजबूत ऋण अवसंरचना और जोखिम मूल्यांकन टूल बनाना होता है। तो इस तरीके से ये आपका इसके ये टॉपिक रहा। अब हमारा आता है दूसरा टॉपिक फिनफ्लुएंसर्स के बारे में। फिनफ्लुएंसर के संदर्भ में बात की जाए तो हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा अपंजीकृत फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर यानी कि फिनफ्लुएंसर्स के लिए आधारभूत नियम निर्धारित किए। जो अपंजीकृत फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स रहे थे उनको फिनफ्लुएंसर कहा गया है। और इन नियमों में विनियमित संस्थानों को बिना पंजीकरण वाले फिनफ्लुएंसर के साथ काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया। मतलब कि जो पंजीकृत हैं और जो अपंजीकृत हैं तो उनको एक दूसरे के साथ काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ये सेबी की दिशा निर्देश जारी किए गए। तो इसमें आपके अलग किए गए फिनफ्लुएंसर्स का अलग नाम दिया गया है, जिसके लिए अलग नियम निर्धारित किए गए हैं। और आपके जो मतलब कि नियम फिनफ्लुएंसर्स के बारे में ही, लेकिन जिसमें जो पंजीकृत है उनके बारे में अलग नियम दिए गए हैं और जो अपंजीकृत है उनके लिए अलग से नियम निर्धारित किए गए। बात है इससे संबंधित तथ्यों में देखा जाए तो सेबी ने बार-बार ट्रेड करने वाले शेयरों की डीलिस्टिंग के लिए एक निश्चित मूल्य प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया था। जिसके अलावा सेबी ने निवेश और धारक कंपनियों के लिए एक डीलिस्टिंग फ्रेमवर्क भी जारी किया था। और ऐसे कदम उठाए गए जिसमें गैर विनियमित इन्फ्लुएंसर से जुड़े पक्षपातपूर्ण या भ्रामक ट्रेड सलाह से जुड़े जोखिम को आशंका लगातार बढ़ रही है। अब जानते हैं कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसर के बारे में कि ये आखिर कौन से व्यक्ति होते हैं। जिसमें ये आपका तो ये तो आपने जान लिया कि ये इन्फ्लुएंसर जो है उनमें जो पंजीकृत नहीं है उनके लिए सेबी के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। अब आखिर जानते हैं कि आखिर ये कौन से व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा ये जो इस तरीके की ये प्रक्रिया इनके कारण ये अभी सेबी के द्वारा इनके लिए गाइडलाइन जारी की गई। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निवेशक को अलग-अलग वित्तीय निवेशकों और स्टॉक मार्केट में यानी कि यह एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, मतलब कि यह एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निवेशकों को अलग-अलग वित्तीय निवेशों आमतौर पर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पादों में व्यक्तिगत निवेश पर जानकारी और सलाहें देते हैं। आय के स्रोतों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें आते हैं आपका विज्ञापन, कोलैबोरेशन, फिर आता है साठगांठ। विज्ञापन के अंतर्गत जैसे कि व्यूज के आधार पर पेसिव इनकम होना। कोलैबोरेशन के अंदर ये देखा जाए तो इसमें किसी वित्तीय उत्पाद को प्रमोट करने के लिए। साठगांठ के आधार पर देखा जाए तो इसमें किसी उत्पादक को खरीदने या किसी सेवा के लिए साइन अप करने के लिए वीडियो विवरण में लिंक देना होता है। कि आखिर इन्फ्लुएंसर जो है इन्फ्लुएंसर है इनकी जो संख्या में बढ़ोतरी होने के कारण आखिर क्या है, मतलब कि इनमें की जो संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है तो इनके पीछे क्या कारण है। पहला तो जैसे आता है आपका वित्तीय साक्षरता का अभाव होना। वित्तीय साक्षरता का अभाव जो आपका नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की जो रिपोर्ट मतलब कि 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वित्तीय साक्षरता जो रही है वह 27% रही है, जिसमें इन्फ्लुएंसर नए निवेशकों को कई विषयों में शिक्षित और जागरूक करते हैं। खुदरा निवेश में वृद्धि होती है जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डेटा के अनुसार कैश मार्केट के टर्नओवर में रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2016 के 33% से बढ़कर 2020 में और दो वित्त वर्ष 2021 में 45% हो गई। और इस प्रकार से वित्तीय साधनों यानी कि इंस्ट्रूमेंट और शेयर बाजारों से संबंधित आय जानकारी की मांग में वृद्धि हुई है। और भी क्या कारण है, जैसे कि नए निवेशकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होना, कि नो कोविड-19 महामारी के दौरान उसके वित्तीय सलाह की मांग और उपलब्धता दोनों में बढ़ोतरी हुई है। और जून 2021 में नई डाटा जो ग्राहक पंजीकरण रिकॉर्ड रहा है वह 1.5 मिलियन तक पहुंच गया, जो जून 2020 के 0.6 मिलियन के दोगुने से भी अधिक है। तकनीकी प्रगति के बारे में जिसमें नए जमाने के ब्रोकर्स फर्म और द्वारा आसानी से उपयोग किए जाने वाले एप्स जैसे जेरोधा, ग्रो आदि लॉन्च किए जाने से ट्रेडिंग का प्रसार हुआ है। फिर आता है आपका किफायती स्मार्टफोन, सस्ते डेटा प्लान, डिजिटल पेमेंट, फाइनेंशियल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता तक पहुंचने में मदद की है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये सोशल एक्टिविटी के संदर्भ में हुआ है कि जैसे कि आपको वित्तीय साक्षरता का अभाव देखने को मिलता है कि अगर आप जिस तरीके से
शिक्षित और नए निवेशकों के लिए शिक्षित और जागरूक करने के संदर्भ में आपका 27% दिखाया गया है। खुदरा निवेश में वृद्धि की गई है, जिसमें आपका सबसे मेजर रीजन आपका कोविड-19 रहा हुआ है। फिर तकनीकी प्रगति के संदर्भ में भी देखा गया है। अब आता है कि इन्फ्लुएंसर के बढ़ने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में, कि इनके बारे में जान लिया और इनसे रिलेटेड जो भी मतलब कि किस तरीके से ये संख्या में बढ़ोतरी हो रही है उनके बारे में देख लिया। तो अब संख्या में बढ़ोतरी होगी तो उसके पीछे रीजन होगा कि एक आखिर इनसे होने वाली समस्याओं के बारे में भी देखा जाएगा कि इनके मतलब कि क्या समस्याएँ पैदा होंगी, क्योंकि जब संख्या ज़्यादा होगी, तो उससे समस्याएँ भी पैदा होंगी। समस्या के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें विनिमय का अभाव रहेगा, कि इसमें विनिमय के दायरे में नहीं आने की वजह से इन्फ्लुएंसर की विशेषता और योग्यता का आकलन करना या गलत सलाह की वजह से निवेशकों को हुए किसी जोखिम के लिए इन्फ्लुएंसर पर कोई जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है। बाजार में हेर-फेर होगा कि कंपनियों द्वारा कई बार अपने लाभ के लिए शेयर्स के मूल्य में हेर-फेर करने के लिए इन्फ्लुएंसर को भुगतान किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए सालासर टेक्नोलॉजीज के शेयर की कीमतों में इन्फ्लुएंसर द्वारा हेर-फेर किया गया है, जिसके चलते निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। उच्च जोखिम वाले निवेश जैसे कि इन्फ्लुएंसर उच्च जोखिम वाले निवेश अवसरों को प्रमोट कर सकते हैं और ऐसे अवसर इससे जुड़ी जोखिमों को बताए बिना ही उच्च रिटर्न देने की गारंटी की जा सकती है। अब आता है सलाह की विश्वसनीयता पर सलाह होना, सवाल उठना कि इन्फ्लुएंसर द्वारा साझा की जाने वाली वित्तीय सलाह आमतौर पर विश्वसनीय और अच्छी तरह से शोध की गई नहीं होती है, बल्कि ये व्यूज और लाइक पाने की दी जाती है। जैसे कि कंसल्ट फर्स्ट अप्रोच होना, दी गई सलाह की गुणवत्ता विश्वसनीयता से समझौता करने जैसा इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है सामाजिक प्रभाव पर क्या समस्या देखने को मिलती है, कि इसके अंतर्गत देखा जाता है कि अब इन्फ्लुएंसर अपने फैंस के बीच में भरोसा और विश्वसनीयता पैदा करने के लिए अपनी सामाजिक पूंजी और प्रेरक संचार कौशल का लाभ उठाते हैं। इनके प्रभाव में छोटे निवेशक निवेश का निर्णय ले सकते हैं। अनैतिक गतिविधियों को आशंका होती है कि इन्फ्लुएंसर बाजार में हेरफेर, इनसाइडर ट्रेडिंग आदि के जरिए व्यक्तिगत लाभ के बदले में कुछ शेयर की बाजार में डिमांड को बढ़ावा दे सकते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है संबंधी नैतिक मुद्दे के बारे में बात कर ले हैं, तो इसमें पहला मुद्दा तो आता है आपका व्यवहारिक अर्थशास्त्र के बारे में। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें इन्फ्लुएंसर को मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह और सामाजिक व्यवहार पुष्टि संबंधी पूर्वाग्रह और सामाजिक प्रमाण का फायदा उठाते हैं। मतलब कि जो आपका मनोवैज्ञानिक जैसे कि आप जिस तरीके से पूर्वाग्रह बनाए रहते हैं, मतलब कि एक पहले से माइंड सेट किए रहते हैं कि इसमें ये चीज होगा, ये चीज नहीं होगा, तो एक मतलब कि एक माइंड मैप पहले से होता है, तो उसका ये लोग फायदा उठाते हैं। जैसे कि सामूहिक व्यवहार का पुष्टि संबंधी पूर्वाग्रह और सामाजिक प्रमाण का ये लोग अपना एक फायदा उठाते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही में भी कई बार इन्फ्लुएंसर जो है वह निजी लाभ के लिए गलत भ्रामक जानकारी देते हैं, कि स्पष्ट विनिमय की अनुपस्थिति के कारण अगर कोई निवेशक उनके लिए दिए गए गलत सुझाव का नुकसान उठाता है, तो इन्फ्लुएंसर को जवाबदेह ठहराना मुश्किल हो जाता है। विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को बारे भी प्रश्न चिन्ह उठता है, कि इसमें कुछ इन्फ्लुएंसर जो होते हैं स्वयं को विश्वसनीय दिखाने के लिए फर्जी और लाभ और हानि का विवरण का उपयोग करते हैं, जिससे इनके फॉलोअर्स गुमराह होते हैं। तो इसके संदर्भ में ये नैतिक मुद्दे भी इनमें देखने को मिलते हैं। अब आता है कि इन्फ्लुएंसर जो है उनके लिए बेनामी कार्यवाही के बारे में, कि इसमें सेबी निवेश सलाहकार विनिमय 2013 जो कि उन लोगों के लिए एक फ्रेमवर्क ऑफ फीस वित्तीय सलाह प्रदान करता है। और फिर आता है कि सेबी परामर्श पर, जिसके जरिए सेबी ने अपना पंजीकृत मध्यवर्ती और विनियमित संस्थानों के अपंजीकृत इन्फ्लुएंसर के साथ संबंध प्रतिबंधित कर दिया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद जिसकी में अपने दिशा निर्देश में बदलाव किया है, जिससे इन्फ्लुएंसर्स के लिए सेबी के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य है। और एएससीआई और यूट्यूब इन हाउस नियम दर्शकों को सही जानकारी देने के लिए पेड या प्रमोशन कंटेंट की घोषणा करना अनिवार्य करते हैं। अब आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है स्पष्ट परिभाषाएं, कि इन्फ्लुएंसर जो है वह निवेश सलाह जैसे टर्म की स्पष्ट परिभाषा तय की जानी चाहिए, ताकि इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि की न्याय के बिना के स्तर पर जांच की जा सके। इसे वित्तीय सलाहों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए। पारदर्शिता और डेटा आधारित संचार होना चाहिए। बेहतर शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। निवेशक शिक्षा होनी चाहिए। तो ये आपकी आगे की राय दी गई है, जिसके अंतर्गत आप इसको और अच्छे से सुझाव के तौर पर दिया गया है, जिसको और अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है। अब आता है कि इन्फ्लुएंसर के लिए विनिमय पर विश्व के कुछ उदाहरण को भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया में बिना लाइसेंस के वित्तीय सलाह देने वालों के लिए इन्फ्लुएंस को 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। फिर आता है यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण के अंतर्गत इसमें निवेश सिफारिशें क्या है, उन सलाह को सोशल मीडिया पर
कैसे प्रमोट किया जाए, सवालों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। साथ ही नियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। न्यूजीलैंड में इन्फ्लुएंसर के लिए क्या है कि कोड ऑफ बिहेवियर में दी गई सलाह की जटिलता के अनुसार लाइसेंसिंग की अलग-अलग स्तरों की व्यवस्था की गई है। सिंगापुर और चीन के विनियामकों के लिए इन्फ्लुएंसर के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। तो मतलब कि ये अकेला भारत में ही इसके लिए इन्फ्लुएंसर के लिए इसमें नियमों में अलग से नियम नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये जो विश्व के अलग देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और आपका यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में भी इसके दिशा निर्देश अलग-अलग तरीके से ये जारी किए गए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें विश्व कार्यबल संबंधी कमियों से निपटना है, यानी कि ब्रिजिंग ग्लोबल वर्कफोर्स गैप के बारे में। कि हाल ही में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने इंडिया एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 2023 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की हुई है। इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यह वृद्धिशील वैश्विक कार्यबल का लगभग 24.3% भारत से होगा। तो अब आता है सबसे पहले कि इसमें एक शब्दावली अभी आएगी, तो उसमें फ्रेंड सोरिंग के बारे में, फ्रेंड सोरिंग शब्दावली के बारे में जान लेते हैं कि ये शब्दावली क्या होती है। तो ये शब्दावली जो है वह एक तरीके से उभरती हुई वैश्विक आर्थिक रणनीति होती है, जिसमें एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को उन देशों में स्थानांतरित करती हैं जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से उनके सहयोगी होते हैं। तो यानी कि एक ऐसी वैश्विक रणनीति, यानी कि एक ऐसी वैश्विक आर्थिक रणनीति जहां पर कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को उन देशों में स्थानांतरित करती हैं जहां राजनीतिक और आर्थिक रूप से उनके सहयोगी होते हैं। तो ये फ्रेंड शोरिंग होती है, मतलब कि ऐसी प्रक्रिया जहां पर कंपनियां अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर मतलब सहयोगी होती है राजनीतिक और आर्थिक तौर पर। अब यहाँ पर आता है कि आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने इंडिया एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 2023 को जारी किया है। मतलब कि एक जो 2030 की एक रिपोर्ट है उसको जारी किया गया। इस रिपोर्ट पर किस क्षेत्र में प्रकाश डाला गया है उसके बारे में देखा जाए तो यह वृद्धिशील वैश्विक कार्यबल में जो 24.3% भारत से होगा, तो इस पर प्रकाश डाला गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि वैश्विक श्रम बल में बाजार की स्थिति के बारे में। तो इसमें बाजार की स्थिति के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले तो आता है कि कामकाजी उम्र की जनसंख्या में कमी होना, कि उच्च आय वाले कई देशों में जन्म दर में गिरावट के कारण तेजी से जननांकीय बदलाव देखे जा रहे हैं। जैसे कि 2050 तक के देशों में कामकाजी उम्र की आबादी में 92 मिलियन से अधिक की कमी हो सकती है। वृद्ध होती आबादी के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें उच्च आय वाले कई देशों में वृद्ध व्यक्तियों जिसमें 65 या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति की आबादी में 100 मिलियन से अधिक की वृद्धि होने संभावना है। बुजुर्ग पीढ़ी की आर्थिक और स्वास्थ्य सहायता के लिए कामकाजी उम्र के व्यक्तियों को पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं में अंशदान देना आवश्यक है और इस प्रकार कामकाजी आबादी समाज की वित्तीय और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। वैश्विक रोजगार बाजार के बारे में कि जिसके अंतर्गत आपका डिजिटल सिस्टम के उपयोग में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा दूर दूर रहकर लोग सहकर्मी या टीम वर्क के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे प्रतिभा मूल्य श्रृंखलाओं जिसमें टैलेंट वैल्यू चेन को अधिक वैश्विक बनाने में मदद मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बदलाव देखने को मिला है जिससे कि भू राजनीतिक परिस्थितियां, व्यापार प्रतिबंध एवं फ्रेंड शोरिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव परिवर्तन देखे जा रहे हैं। तो फ्रेंड शोरिंग क्या है? यही एक ऐसी उभरती वैश्विक आर्थिक रणनीति है जहां पर कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को उन देशों में स्थानांतरित करती है जहां पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से उनके सहयोगी हो। तो ये आपका फ्रेंड शोरिंग वाली स्थिति भी है, भू राजनीतिक परिस्थितियां भी रहेंगी और व्यापार प्रतिबंध भी इसके अंतर्गत एक उतार चढ़ाव के परिवर्तन को देखा जा रहा है, जिससे जॉब मार्केट और उससे जुड़े हुए पारिश्रमिकों को बदलाव को प्रभावित किया हुआ है। फ्रेंड शोरिंग जो है वह नई प्रकार की व्यापार गतिविधि यानी कि ट्रेड प्रैक्टिस है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क में उन देशों को बढ़ावा दिया जाएगा जिनमें अपना राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि भारत के जननांकीय लाभ के बारे में। जननांकीय लाभ के संदर्भ में देखा जाए तो कामकाजी आबादी जो है वह वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन से अधिक है, जिसमें लगभग 65% लोग जो है वह कामकाजी आयु वर्ग के हैं। यानी कि आपकी कामकाजी आयु जो होती है वह कितनी होती है? 15 से 64 वर्ष की आयु होती है और 27% से अधिक लोग जो है वह 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के। यह सरप्लस जो वर्कफोर्स है विकसित देशों में कामकाजी लोगों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने का अवसर प्रदान करता है। कौशल में कमी की समस्या को दूर करना, कि इसमें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अंतर्गत इसमें ग्लोबल स्किल गैप स्टडी से पता चला है कि दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय प्रतिभाओं की मांग बढ़ रही है। जैसे कि आपका सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन
स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में इनकी अधिक मांग को संकेत दे रहे हैं। दोहरा लाभ भी देखने को मिला है कि भारत में सरप्लस वर्कफोर्स के दो लाभ हैं, जैसे कि आपकी युवा आबादी जो है जिसका औसत 28.4 वर्ष होने के कारण भारत को न केवल वर्कफोर्स के मामले में प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ मिलता है, बल्कि युवा आबादी की जो उपभोग शक्ति है उसका आर्थिक लाभ उठाने का अवसर भी मिलता है। पिछली सफलताओं के उदाहरण के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें सूचना प्रौद्योगिकी या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाओं में निर्यात में भारत की सफलता इस बात का अच्छा उदाहरण देखने को मिला हुआ है। अब आती है श्रम गतिशीलता के प्रभाव के बारे में कि इसमें वैश्विक उत्पादकता में वृद्धि होना, जिसके अंतर्गत श्रम गतिशीलता यानी कि लेबर मोबिलिटी भविष्य के प्रवासियों को जरूरतमंद नियोक्ताओं से जोड़ सकेगी। इससे वैश्विक समानता और उत्पादकता में वृद्धि होगी। गरीबी उन्मूलन होगा, जिसमें अमीर देशों में जाने वाले श्रमिक अपनी आय में 6 से 15 गुना वृद्धि कर सकते हैं। सामाजिक कल्याण की स्थिति देखने को मिलेगी और वर्ष 2022 में भारत में रेमिटेंस जो है वह 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को रेमिटेंस प्राप्त करने का आंकड़ा प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण एक डेटा है जो कि आपका फैक्चुअल भी है, क्योंकि इस तरीके का आपका डायरेक्ट भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब आता है कि भारत के श्रम बल में दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में कि इसमें बड़े पैमाने पर श्रमिकों के बाहर प्रवास कर जाने पर भारत में कौशल विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, कि जैसे प्रतिभा पलायन होना, कि ब्रेन ड्रेन की समस्या भी उत्पन्न होगी और यह स्वास्थ्य देखभाल और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ाएगी। फिर आएगा आपका कि भारत में जननांकिकी के लाभ के लिए उठाए गए कदम के बारे में, जैसे कि कौशल विकास। कौशल विकास के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कौशल कौशल कार्यबल की समस्या से निपटने के लिए कौशल प्रशिक्षण हेतु कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि आती है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आपका स्कूली पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने और उसमें कम कौशल के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। प्रवासन समझौते के अंतर्गत भारत में इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे अन्य देशों के साथ प्रवासन और कौशल प्रशिक्षण के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। अब आता है श्रम गतिशीलता के संदर्भ में चुनौतियां देखी जाए तो जैसे पहला तो आता है आपका कोविड-19 का महाप्रभाव। अगर कोई स्थिति आपकी 2018 से अभी तक की है, 2019 में जब आपका कोविड-19 आया हुआ था, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर हर चीज में आपका एक कोविड-19 का देखने को मिलेगा। अगर आपको जैसे आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ ऑप्शन में आया हुआ है, तो उसमें सबसे मेजर इफेक्ट अगर कोविड-19 आपका है, तो आपका 2019 के बाद की कोई डेटा दिया गया है या स्थिति दी गई है, तो इसमें आपको ये कोविड-19 का टिक का मार्क कर लेना है अवश्य, क्योंकि हर चीज का कोविड-19 का आपका हर एक सेक्टर पर इफेक्ट पड़ा है। तो इसके कारण आपको अगर जैसे कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है और या फिर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको एक फैक्टर लिखना है, तो आप उसमें कोविड-19 का अवश्य लिखेंगे। फिर आता है प्रवासन विरोधी नीतियों की स्थानीय भावनाएं होना, कि उच्च आय वाले कई देशों में प्रवासी विरोधी भावनाएं एवं प्रतिबंधात्मक नीतियां भविष्य में आने वाली प्रवासियों के लिए बाधाएं पैदा करती हैं। प्रवासन की जटिल प्रक्रिया देखी गई है, जिसमें आपके अनुकूल नई जगह प्रवासियों के अनुकूल जो जगह है अनुकूल ढलने और नए समाज के उत्पादक सदस्य बनने में मदद करने में व्यापक एकीकरण कार्यक्रम का अभाव होगा। बढ़ता ऑटोमेशन, जैसे कि ऑटोमेशन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी प्रौद्योगिकियों में अभूतपूर्व प्रगति कार्यबल में होना। अब आगे की राय में देखा जाए तो इसमें विश्व की श्रम की मांग को समझना, कि भारत की रणनीतिक रूप से सरप्लस वर्कफोर्स को विकसित अर्थव्यवस्था में मांगों के अनुरूप व्यवस्थित कर सकता है और आर्थिक विकास और एकीकरण सुनिश्चित होगा। कौशल विकास भी होगा, जो कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार की जरूरतों को पूरा करने में अपने कार्यबल को आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए कौशल विकास से संबंधित पहलों में निवेश करना। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जैसे कि आपका विदेशों में कार्यबल भेजने की सुविधाजनक बनाने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को बढ़ावा देने की आवश्यकता। अव्रजन यानी कि इमिग्रेशन, जो कि आपका प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ और कुशल बनाने में कुछ कदम उठाएगा, जैसे कि अव्रजन प्रक्रियाओं को सरल बनाना, प्रवासन के अवसरों के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना और प्रवासियों के लिए सहायता प्रदान करना आदि होगा। जन जागरूकता फैलाना, लागत कम करना, महिला सशक्तिकरण, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कार्यबल में अधिक से अधिक महिलाओं के लिए अधिक से अधिक महिलाओं के शामिल करना, ताकि क्योंकि इसमें 2022 में कुल कार्यबल महिलाओं की हिस्सेदारी आपकी 24% रहेगी, तो इसके अंतर्गत रहेगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक भारत का व्यापार घाटा के बारे में, कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट के बारे में। कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट के संदर्भ में समझा जाए तो इसमें आता है आपका कि
सुर्खियों में क्यों रहा है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में 9 के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया गया। भारत की विदेशी व्यापार स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि इसमें सबसे पहले देखा जाए तो ये वित्त वर्ष 2023-24 के संदर्भ में है, जिसमें व्यापार घाटा जो है वह तब होता है जब किसी देश के आयात का मूल्य निर्यात से मूल्य से अधिक हो जाता है और इसका नकारात्मक व्यापार संतुलन कहा जाता है। भारत में सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश आते हैं जैसे कि चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, सऊदी अरेबिया, जो कि एक घटते क्रम में दिया गया है। चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, हांगकांग के साथ भारत का व्यापार घाटा जो है वह 2022-23 की तुलना में बड़ा है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और इराक के साथ यह कम हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन, बेल्जियम और शीर्ष 5 व्यापक भागीदार देश हैं जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष जो है वह सरप्लस हुआ है। अब आता है कि उच्च व्यापार घाटे का अर्थव्यवस्था का प्रभाव, जैसे कि नकारात्मक प्रभाव को देखा जाए तो इसमें अतिरिक्त आय के लिए भुगतान करने की आवश्यकता के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है और इससे घरेलू मुद्रा में मूल्यह्रास की चिंता बनी रहती है। चालू खाता घाटे में वृद्धि होती है जो कि देश की क्रेडिट रेटिंग प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से उच्च ब्याज दर पर उधार मिल जाता है। निरंतर व्यापार घाटे के कारण रणनीतिक परिणाम भी सामने आते हैं, जिससे आवश्यक उत्पादों या क्रिटिकल सेक्टर्स के आयात में कमी के मामले में होता है। फिर आता है आपका सकारात्मक प्रभाव जो कि व्यापार घाटे में मजबूत घरेलू मांग और आर्थिक विकास के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की व्यापक विकल्प मिलने का संकेत भी देते हैं, जिसके चलते यदि घाटा की बजाय पूंजीगत वस्तुओं का आयात होता है तो वह घरेलू निवेश में वृद्धि करता है। अब आता है कि भारत के उच्च व्यापार घाटे के कारण कि आयातित इनपुट पर अधिक निर्भरता होना, कच्चा तेल और फार्मास्यूटिकल सामग्री के लिए आयात पर निर्भर होना, उपभोग पैटर्न में बदलाव होना कि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल, लग्जरी गुड्स इत्यादि की मांग बढ़ रही है। अब आता है कि भारत की आर्थिक संरचना संबंधी कारक के बारे में, जैसे कि विनिर्माण क्षेत्र का बेहतर विकल्प ना होना, लॉजिस्टिक उच्च आय होना, अवसंरचना की कमी होना, घरेलू नीतियां जैसे कि इन्वर्टेड ड्यूटी व्यवस्था, वस्तुओं के निर्यात पर बार बार प्रतिबंध लगाना और अन्य मुक्त व्यापार समझौते पर बेहतर ढंग से लाभ ना उठा पाना, विकसित देशों द्वारा गैर शुल्क बाधाएं लगाना आदि होता है। तो यहाँ पर ये जो आपका इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है इसको फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपका कृषि विस्तार प्रणाली से इसके आगे के टॉपिक को कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।